नमस्कार दोस्तों, श्योर सिलेक्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें नेक्स्ट आर्टिकल्स के बारे में। तो हमने लास्ट वीडियो में आर्टिकल 32 में जो रेट्स थे, यानी कि जो 5 प्रकार के रेट बताए थे आर्टिकल 32 में, उनके बारे में देख लिया था। अब हम देखेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट के जो बचे हुए आर्टिकल हैं, यानी कि जो मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में। कहाँ पर है मौलिक अधिकार संविधान में, कौन से भाग में है? भाग 3 में। और कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो जो हमारे अब बचे हुए आर्टिकल है फंडामेंटल राइट में, आज ये हमारा फंडामेंटल राइट का लास्ट वीडियो है। यानी कि जो बचे हुए आर्टिकल रह रहे थे, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, वो सब इसमें आज कवर हो जाएंगे। यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आर्टिकल 33 के बारे में। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है कि संसद को, यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट होती है, जहाँ पे केंद्र सरकार बैठती है, यानी कि जहाँ पे प्रधानमंत्री बैठते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पे राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, तो उसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि संसद, हिंदी में कहते हैं उसे संसद। तो ये कह रहा है आर्टिकल 33, संसद को सशस्त्र बलों, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेज होती हैं हमारी, सशस्त्र बलों यानी कि जो आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, नेवी होती है, वो क्या होते हैं? सशस्त्र बल, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज। अर्धसैनिक बल जैसे आपके बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआरपीएफ, ये क्या होते हैं? ये अर्धसैनिक बल होते हैं। और पुलिस, खुफिया एजेंसी, यानी कि क्या कह रहा है आर्टिकल 33, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जो सशस्त्र बल हैं, यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, अर्धसैनिक बल हैं, यानी कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस, जो पुलिस होती है राज्यों में, खुफिया एजेंसी, यानी कि जैसे एनआईए है, सीबीआई है, के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। यानी कि देखो क्या कहना चाह रहा है ये आर्टिकल ये कह रहा है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि जैसे सामान्य नागरिक के जो मूल अधिकार होते हैं, जैसे हमने देखा था आर्टिकल 19 देखा था, आर्टिकल 18 देखा था, आर्टिकल 14 देखा था, 15 देखा था, 16 देखा था, आर्टिकल 21 देखा था। लेकिन जो सामान्य नागरिकों के लिए जो मूल अधिकार होते हैं, यानी कि जो फंडामेंटल राइट सामान्य नागरिकों के लिए होते हैं, वो जब कोई नागरिक किसी सेना में भर्ती हो जाएगा, पुलिस में भर्ती हो जाएगा, या अर्धसैनिक बल में भर्ती हो जाएगा, या खुफिया एजेंसियों में भर्ती हो जाएगा, तो वहाँ उसके वो मूल अधिकार नहीं रहेंगे, वो मौलिक अधिकार नहीं रहेंगे जो किसी नागरिक के रहते हैं। यानी कि उनके मौलिक अधिकार क्या किए जा सकते हैं? कम किए जा सकते हैं। तो यही कह रहा है आर्टिकल कि संसद कानून बनाकर भारत के नागरिक जो सेना में भर्ती हो गए हैं, या पुलिस में भर्ती हो गए हैं, या अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो गए हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। जैसे कि वहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे कि ड्रेस सबकी, यानी कि जो यूनिफॉर्म होती है सबकी एक जैसी कर दी जाती है। वहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यूनिफॉर्म ऐसी नहीं पहनूंगा, या मैं पुलिस की वर्दी नहीं पहनूंगा, मैं तो अपने ड्रेसिंग सेंस में ही रहूँगा, जैसे मैं रहता हूँ नॉर्मल कपड़ों में ऐसे रहूँगा, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। या मैं बाल लंबे लंबे रखूँगा, जैसे आर्मी में सबके बाल कैसे रखे जाते हैं? छोटे छोटे रखे जाते हैं। तो वहाँ क्या कर दिया गया है? वहाँ उन लोगों के मौलिक अधिकार क्या कर दिए गए? कुछ हद तक उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है उनको, उनके मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी गई है। तो ये कह रहा है आर्टिकल 33, जो सेना में भर्ती हो जाते हैं, जो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं भारत के नागरिक, तो उनके मौलिक अधिकार वो नहीं रहते जो किसी आम नागरिक के रहते हैं। यानी कि जैसे तुम किसी सेना में या किसी पुलिस में या कहीं पर भी भर्ती हो जाओगे, तो तुम्हारे मौलिक अधिकारों में क्या कर दी जाएगी? कटौती कर दी जाएगी। तुम्हारा मन करेगा तब तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, या जब कोई देश का किसी के साथ युद्ध चल रहा है, या कहीं पे कोई दंगे हो गए हैं, तब संसद या सरकार चाहे तो तुम्हें छुट्टी नहीं देगी। तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये मेरे मौलिक अधिकार है, मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि तुम अब किस में भर्ती हो गए हो? गवर्नमेंट जॉब में भर्ती हो गए, यानी कि आर्मी में भर्ती हो गए हो या पुलिस में भर्ती हो गए हो, तो तुम्हारे मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाएंगे? कम कर दिए जाएंगे। और ऐसा करने के लिए संसद क्या करती है? कानून बनाती है, जैसा कि सरकार ने किया भी है, संसद ने किया भी है। जैसे सैन्य अधिनियम 1950 बनाया था आर्मी के लिए, सैन्य अधिनियम 1950, फिर बनाया था नेवी के लिए नौसेना अधिनियम 1950 और वायुसेना अधिनियम 1950, जिसके द्वारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, यानी कि जिनमें भर्तियां होती हैं, उनके मौलिक अधिकारों को क्या किया गया? कर्टेल किया गया, यानी कि उनके मौलिक अधिकारों को कम किया गया। तो यानी कि जो इन डिफेंस फोर्सेज में या पुलिस में, इसमें जो लोग भर्ती हो जाते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि वो जैसे
हर जगह अपना कमेंट नहीं कर सकते, हर जगह अपना स्पीच नहीं दे सकते कि कहीं पे भी खड़े हो गए सरकार की बुराई करने लग गए या आर्मी की बुराई करने लग गए या किसी संगठन की बुराई करने लग गए या प्रेस में जाके स्पीच दे रहे हैं, तो उनके क्या है, यानी कि उनके फंडामेंटल राइट में प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे कि आर्टिकल 19 में नागरिकों को क्या दिया गया, सबसे पहले हमने देखा था आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू स्पीच, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाती है। तुम कहीं भी कमेंट कर सकते हो, किसी भी मुद्दे को उठा सकते हो, लेकिन जैसे ही कोई डिफेंस फोर्सेज में नागरिक भर्ती हो जाता है तो उसके मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 33 हमने देखा था, अभी आर्टिकल 32 यानी कि संसद को यह शक्ति दी गई, लेकिन राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य सरकारें होती है वो ऐसे कानून नहीं बना सकते, क्यों, संसद ही होती है ना। आर्मी के ऊपर, जो नेवी एयरफोर्स, इनके ऊपर कौन होती है, संसद। केंद्र सरकार का ही तो हक होता है, एसएससी से जो भर्ती होती है यानी कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं हमारे, उन पर केंद्र सरकार ही तो भर्ती कराती है। तो कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। अब देखो आर्टिकल 34 क्या कहता है, आर्टिकल 34 बात करता है मार्शल लॉ के बारे में, यानी कि जो मार्शल लॉ होता है, आपने सुना भी होगा ये शब्द मार्शल लॉ, यानी कि जिसे ब्रिटेन से लिया गया है शब्द, यानी कि इंग्लिश कानून से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सैन्य शासन, यानी कि सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानून से चलाना। यानी कि सेना द्वारा जो सामान्य प्रशासन कौन चलाता है, पुलिस चलाती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन जाए देश में कि पुलिस से कोई मामला कंट्रोल नहीं हो रहा, या दंगे ज़्यादा भड़क गए या हिंसा ज़्यादा हो गई है, तो उस समय क्या कर दिया जाता है सरकार द्वारा, संसद द्वारा, वहाँ सैन्य शासन लगा दिया जाता है। यानी क्या कर दिया जाता है, मिलिट्री रूल लगा दिया जाता है, यानी कि मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। तो जो मार्शल लॉ है वो हमारे संविधान में कहीं भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है, यानी कि जो मार्शल लॉ है उसकी व्याख्या हमारे संविधान में कहीं नहीं की गई है। तो इसमें क्या होता है, लगाया कब जाता है, जब किसी स्थान पर दंगे ज़्यादा भड़क रहे हो या हिंसा ज़्यादा हो रही हो या सांप्रदायिकता ज़्यादा फैल गई हो, तो उस समय क्या कर दिया जाता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है संसद द्वारा। यानी कि जो सेना है उसके पास असाधारण अधिकार आ जाते हैं, यानी कि उनको पूरा अधिकार दिया जाता है कि तुम किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो, किसी को भी कैसे भी कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पुलिस से वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए क्या बुलाई गई, आर्मी बुलाई गई। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जो कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, तो अब इसमें डिमांड भी हो रही थी कि मार्शल लॉ लगाया जाए या आर्मी को बुलाया जाए, क्योंकि आर्मी अपने हिसाब से हैंडल करती है मामलों को। आर्मी जैसे पुलिस इतनी सख्ती से पेश नहीं आ सकती, क्योंकि पुलिस को आम नागरिकों को बीच में रहना है, उनके बीच में ड्यूटी करनी है। लेकिन सेना का क्या है, सेना आती है, लेकिन सेना बुलाई कब जाती है, जब मामला बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तब क्या कर दिया जाता है, मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो इसका क्या उद्देश्य होता है मार्शल लॉ का, समाज में व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि समाज में हमारी जो व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बनी रहे, कोई ज़्यादा हिंसा न फैले, कोई सांप्रदायिकता न फैले, कोई दंगे न हो, कुछ भी ऐसे अपराध ज़्यादा न हो जिससे सिचुएशन अनकंट्रोल हो जाए। तो इसमें सेना को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, वो किसी भी नागरिक को गिरफ्तार कर सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन इसमें मौलिक अधिकार जो हमारे होते हैं उनका भी सस्पेंशन हो जाता है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको भी निलंबित कर दिया जाता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, उन सबको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर सकती है आर्मी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है, यानी कि जो हैबियर कॉर्पस होती है, जो हमने पढ़ी थी, सबसे पहली रिट पढ़ी थी, यानी कि जिसमें किसी को बंदी बना लिया जाता है तो उसे प्रस्तुत करने के बारे में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उसे निलंबित नहीं किया जा सकता मार्शल लॉ में। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मार्शल लॉ क्यों लगाया जाता है, कहाँ से लिया गया है मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट, और जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनकी क्या स्थिति हो जाती है, यानी कि मूल अधिकार होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं उस समय, मार्शल लॉ के समय। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 35 क्या कह रहा है, मूल अधिकारों को प्रभाव में लाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति, यानी कि जो मूल अधिकार हैं वो लागू कैसे होंगे, यानी कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनके लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है संसद को, यानी कि तुम उन अधिकारों को लागू करने के लिए, जैसे हमने एक आर्टिकल पढ़ा था आर्टिकल 17, इसमें क्या कहा गया था, राइट टू अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। तो छुआछूत का अंत ऐसे तो नहीं हो जाएगा कहने से ही, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद को कानून बनाना पड़ेगा। कानून से तब जो पुलिस होती है उसके हाथ में पावर आएगी, तब उसको खत्म किया जाएगा। यानी कि कुछ मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, केवल संसद को शक्ति दी गई है। ठीक है, ना कि
राज्य सरकारों को। तो इसमें यही बताया गया, जैसे आर्टिकल 16 पढ़ा था हमने उसमें, तो उसमें एक लाइन थी कि जैसे जो राज्य में कोई नियुक्तियां निकली हैं किसी रोजगार में, तो उसमें निवास की व्यवस्था कर सकता है। किसी रोजगार में नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था आर्टिकल 16 में किसके द्वारा की जा सकती है? संसद के द्वारा। यानी कि संसद यह कर सकता है कि जैसे कोई नौकरी निकली है तो उसमें यह कह सकता है तुम्हें यहीं रह के नौकरी करनी पड़ेगी। यानी कि हमारी जो सरकार है, जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो ऐसा कानून बना सकती है कि जो कोई नियुक्तियां निकली हैं किसी जॉब में, तो ये कह सकते हैं तुम्हें इसी राज्य में रहना होगा या इसी शहर में रहना होगा, यहीं पे नौकरी करनी होगी। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 16 में बताई जाती है। और दूसरी जो चीज़ बताई जाती है आर्टिकल 32 में, एक और चीज़ बताई गई है कि संसद कानून बनाकर उसकी शक्ति को बढ़ा सकती है। यानी कि रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है। लेकिन संसद चाहे तो कानून बनाकर या संशोधन कर संविधान में रिट जारी करने की शक्ति किसी और कोर्ट को भी दे सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी दे सकते हैं, यानी कि जिला न्यायालय होते हैं उनको भी दे सकते हैं। यानी कि संसद रिट जारी करने की शक्ति को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, और कोर्ट को भी दे सकती है। कौन दे सकता है? केवल संसद दे सकती है। और अभी हमने देखा था आर्टिकल 33, उसमें भी संसद कानून बनाकर जो सेना में भर्ती होती है, पुलिस में भर्ती होती है, उनके मौलिक अधिकारों पर क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है। ऐसे आर्टिकल 34 जो हमने अभी देखा था, आर्टिकल 34 में क्या देखा था? मार्शल लॉ। यानी कि मार्शल लॉ में जो आर्मी होती है, जो सेना होती है, उसके पास पूरी पावर आ जाती है, वो जैसे चाहे वैसे सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। उसमें हमारे मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं, यानी कि सस्पेंड हो जाते हैं। और जैसे आर्टिकल 23 हमने पढ़ा था, मानव दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर रोक। यानी कि मानवों को पशुओं की तरह क्रय विक्रय करना, यानी कि उनको बेचना, और बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती उनसे काम कराना। तो इसके लिए भी कैसे? कहने से तो नहीं हो जाएगा ये कि सरकार ने कह दिया कि ऐसे नहीं होगा, या हमारे संविधान में लिख दिया है ऐसे नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए भी संसद को कानून बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए भी संसद कानून बनाती है। तो यही बताया गया आर्टिकल 35 में कि कुछ मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए संसद क्या करेगी? कानून बनाएगी, और कानून के द्वारा उनको लागू किया जाएगा। जैसे कि हमने आर्टिकल 33 में देखा था, सैन्य अधिनियम 1950 बनाया गया है, नौसेना अधिनियम 1950 बनाया गया है, और वायुसेना अधिनियम 1950 बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब जो हमारे फंडामेंटल राइट थे, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, इस वीडियो हमने देखे। और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आशा करता हूँ आपको ये फंडामेंटल राइट का जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट थे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे DPSP, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। थैंक यू।